है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। उनके आने से रोशन हुआ चिराग दिल, मौजूद है हर सू दिलकशी के लिए। जी हाँ, उनके आने का इंतज़ार रहता है हर किसी को। जब वो आते हैं तो हर दिल रोशन हो जाता है। उनसे आपको मिलवाएंगे, एक ख़ास शख्सियत हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आदाब। नाज़रीन, मैं हूँ नदीम अहमद और आप देख रहे हैं ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। हमारी इस ख़ास पेशकश में हम आपको हर हफ्ते एक ऐसी ख़वातीन से मिलवाते हैं जिन्होंने कामयाबी की एक नई इबारत लिखी हो, और आज ऐसी खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है फौजिया दास्तानगो। पहली हिंदुस्तानी खातून फौजिया, जिन्होंने उर्दू अदब की मशहूर और कदीमी सिर्फ दास्तान गोई में आलमी नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान कायम की है। दास्तान गोई गज़ल और नज़म की तरह उर्दू अदब की एक मकबूल सिन्फ है। फौजिया पुरानी दिल्ली की मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी एक ऐसी खातून है जिन्हें बचपन से ही दादी नानी से कहानी सुनने में बहुत मजा आता था। चूँकि पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से उनके घर वालों ने भी खूब साथ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको लेक्चरर की सरकारी नौकरी मिली। सरकारी मुलाजमत मिलने पर भी फौजिया के ख्वाबों की ताबीर अभी बाकी थी। उन्हें कहानियों को सुनने में और सुनाने में काफी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से उन्होंने दास्तान गोई में आने की सोची। दास्तान गोई एक ऐसी कदीमी सिन्फ है जिसे लोग भूलते जा रहे थे, लेकिन फौजिया ने इस सिन्फ को रिवाइव किया है। यही वजह है कि फौजिया के साथ साथ इस सिन्फ को लोग जानने लगे हैं। फौजिया दास्तानगो, जिन्हें किसी भी तारुफ की दरकार नहीं है, आज उन्हें पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। फौजिया जी हमारे साथ हैं। फौजिया जी, खैर मकदम आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले आपकी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। दास्तान गोई क्या चीज़ होती है और आपने दास्तान गोई को किस लेवल तक पहुंचाया, क्योंकि आप पहली फीमेल दास्तान गो हैं इंडिया की, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ख़वातीन हज़रात आदाब। सबसे पहले दास्तान गोई के बारे में। दास्तान गोई अगर हम एक आम आदमी की भाषा में समझें, दास्तान गोई एक फॉर्म है कहानी सुनाने का, और जिसमें उर्दू में कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो आप उर्दू में कहानियाँ सुना रही हैं, और मुझे लगता है कि कई लोग सोच भी नहीं पाते होंगे कि ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। करियर ऑप्शन देखिए, जिस ज़माने में मैंने दास्तान गोई शुरू करी थी, करियर ऑप्शन तो दूर की बात है, लोग दास्तान गोई को भी नहीं जानते थे। ये 2006 की बात है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ मैं दास्तान गोई कर रही थी। और जब दास्तान गोई एक ऐसी चीज़ थी, जब मैंने इसे पहली बार 2006 में देखा था, तो कहते हैं ना कि देख के ही आपको लगे कि हाँ, यही है वो चीज़ जो मुझे ज़िंदगी में करनी है। तो बस वहाँ से मैंने वो सीखना शुरू किया और काम करना शुरू किया। तब मैं लेक्चरर थी SCRT में, ठीक ठाक नौकरी कर रही थी। फिर मैं काम करती रही और करियर ऑप्शन बनाने से पहले ऐसा नहीं था कि जब आप किसी चीज़ को अपने एज ए करियर चूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई, इसमें बहुत पैसे होंगे या इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैंने ये सोचा कि वो कहते हैं ना, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। मैंने दास्तान गोई से जो मेरा इश्क था, मैंने उसको अपना काम बनाया। और मैं असल में जॉब कर रही थी, और लेकिन मैं काम कुछ और कर रही थी और मेरा दिल कहीं और था। तो एक दिन मैंने सोचा कि भाई, जो होगा देखा जाएगा। उससे पहले लोगों ने इसे करियर बनाने के लिए सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि, और फिर लेक्चरर की नौकरी छोड़नी, एक लगी बंधी नौकरी छोड़नी। मेरी अम्मा हैरान थी, मेरे भाई हैरान थे, सब हैरान थे कि मतलब ये करने क्या वाली है। तो मैंने नौकरी छोड़ी और फिर मैंने अपने आप अकेले मैंने ये काम शुरू किया। क्योंकि जब भी आप स्पेशली जब आप परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड में होते हैं, तो मोस्टली लोग आपको कोई मेंटोर कर रहे होते हैं, लोग आपके कोई गॉडफादर होते हैं जो आपको प्रमोट कर रहे होते हैं। मैंने अकेले तन्हा ये काम शुरू किया
और उसमें 2-3 लोगों ने जिनका जो यकीन था, इस ख़ास तौर से इसमें मैं अपने राइटर डायरेक्टर दानिश इकबाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझे ग्रूम किया, जिस तरह से मुझे सिखाया और जिस तरह से मेरे लिए कहानियाँ वो लिखते हैं, और तो ये एक उनकी और मेरी एक जुगलबंदी आप कह लीजिए, उसके साथ मैंने वो काम शुरू किया। दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगी डॉक्टर रक्षंदा जलील का। उन्होंने जो मुझे हौसला दिया इस पूरे मेरे सफ़र में, और आज भी वो जिस तरह से मुझे मोहब्बत और जिस तरह से मुझे हौसला देती हैं, इन 2 लोगों ने मुझे मेरे जब होता है ना कि जब आप बिल्कुल नए हैं और आपका कोई है नहीं जिसको आप ये कह सकें कि भाई हाँ ये हैं जो आपके मेंटोर हैं या जो भी है, उस वक्त इन 2 लोगों का यकीन मेरे काम के ऊपर, उसने मुझे बहुत आगे बढ़ने में मदद दी है। लेकिन एक ज़रूरी सवाल आपसे ये, आप पहली दास्तान गो हैं जो कि एक औरत हैं, तो जो भी काम इंसान पहली दफ़ा करता है या एक नई फील्ड में जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किलात आती हैं, बहुत उसके लिए एक कई चैलेंजेस होते हैं सामने। आपके सामने किस तरह के चैलेंजेस आए, स्पेशली एक तो ऐसी फील्ड जिसमें कोई औरत थी ही नहीं, हाँ। और औरतों के लिए वैसे ही माना जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि चीज़ें करना मुश्किल होता है या बाहर जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ों को देखते हुए कितना मुश्किल था आपके लिए आगे बढ़ना? काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये काम करना ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि एक होता है ना कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपका कोई रोल मॉडल होता है कि भाई हाँ इन्होंने ऐसे किया है तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो कोई भी औरत नहीं है जिसको आप देख के आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ किसी औरत का एक मेल दास्तान गो से अलग अंदाज़ कैसे होना चाहिए, या आपकी अदायगी में क्या एक ख़ास चीज़ होनी चाहिए जो एक औरत का एहसास कराए। और मतलब क्योंकि दास्तान गोई जो है वो एक बहुत लार्ज देन लाइफ चीज़ है, बहुत ग्रैंड चीज़ है जब आप परफॉर्म करते हैं। तो अल्टीमेटली एक औरत की फेमिनिटी को बरकरार रखते हुए आपको इसे बहुत ग्रेस के साथ परफॉर्म करना है। तो ये बहुत बड़े चैलेंज थे मेरे लिए। आप पहली फीमेल दास्तान गो, आपने जाहिर सी बात है कुछ माइलस्टोन सेट किए होंगे। अब लोगों को पता लगने लगा है कि हाँ फीमेल दास्तान गो का स्टाइल ऐसा होना चाहिए, या उन्होंने इस तरह किया है तो हमें ऐसे करना है, एक रास्ता आपने दिखाया है। अब आपके आने के बाद कुछ और औरतें दास्तान गो बनने की ख्वाहिश रखती हैं या आ रही हैं इस फील्ड में, आपने देखा है? जी, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि जो मैदान मैंने औरतों के लिए खोला और उसमें अभी बहुत लड़कियां ये काम कर रही हैं और सीख रही हैं, और सबसे बड़ी बात दास्तान गोई को लर्न करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं और कर रही हैं, काफ़ी लड़कियां कर रही हैं। तो जो आपने एक सेट की है चीज़, जो आपने अलग तरीके से काम किया है, तो हर फील्ड में कहते हैं कि भाई लड़कियां जो हैं आगे हैं आज लड़कों से, ख़ास तौर से ग्लैमर की दुनिया में माना जाता है कि लड़के पीछे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। और आपका जो काम है वो भी स्टेज से रिलेटेड है, उसमें लड़कियां थी नहीं, ये एक अलग तरह की बात है। तो आज लड़की होकर जो आप ये दास्तान गोई का काम कर रहे हैं, या इसमें जो आप अलग तरीके से इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं, कितना डिफरेंट मानते हैं लड़कों के काम से जो लड़के दास्तान गोई कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं? देखिए, एज ए दास्तान गो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब भी आप दास्तान गोई करते हैं तो हर इंसान एक फ्लेवर लेकर आता है अपना। हाँ, आपका एक मिजाज होता है जो उसमें झलकता है। जैसे जो फौजिया का अंदाज़ है, जो फौजिया का मिजाज है, वो फौजिया की परफॉर्मेंस में झलकेगा। जो मेल दास्तान गो हैं, जो उनकी शख्सियत है, जो उनका मिजाज है, वो उनकी परफॉर्मेंस में झलकेगा। मुझे हमेशा से ये लगता है कि जब भी आप कोई कहानी सुनाएं तो उसमें जो आपकी शख्सियत का एक अंदाज़ है वो उभर के आना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी दास्तान गो को दूसरे दास्तान गो को कॉपी नहीं करनी चाहिए कि अच्छा इनो फौजिया ने ऐसे अदा किया है या हाँ तो हम भी ऐसे अदा करें। नहीं, आप अदायगी सीख सकते हैं, आप एक तरीक़ा सीख सकते हैं, मगर आपको एज ए परफॉर्मर आपको अपना अंदाज़ उसमें लाना होगा, तो वो कामयाब दास्तान गो होगा, मुझे ऐसा लगता है। फौजिया जी, दास्तान गोई के बारे में बात करेंगे आपसे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ। आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? जब आपने ये फैसला लिया तो कितने लोगों ने कौन कौन ऐसे लोग थे घर में आपके या दोस्तों में आपके जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और किस तरह की मुश्किलें आपको सहनी पड़ी उस वक्त? देखिए, जब मैंने ये काम शुरू किया तो इसका क्रेडिट जाता है मेरी भाई और मेरी माँ को, क्योंकि वो 2 लोग ऐसे थे जो पूरे इस सफ़र में मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े रहे।
उन्होंने लोगों की बातें सुनी हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो काम है ना उसका कोई वक्त नहीं होता। वक्त इन द सेंस कि आपकी परफॉर्मेंस अगर 9 बजे है तो ऑब्वियसली आप 11-12 बजे घर पहुंचते हैं, और इस बात को आप सब जानते हैं कि ये अच्छा नहीं समझा जाता। तो उन्होंने, जब आप देर से घर आते हैं तो जो भी लोग बोलते हैं अरे भाई ये कौन सा काम है जो रात को इतनी देर से घर आते हो, तो वो सब उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर सुना और उन्होंने कहा कि नहीं तुम ये काम करो। और आज वही लोग हैं जो मेरे अम्मी और मेरे भाई को बोलते हैं कि अरे भाई फौजिया ने तो कमाल कर दिया, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना बदलने का, ये उस पूरे प्रोसेस में मेरी अम्मा, मेरे भाई और मेरी भाभी हैं घर में, मेरी नीज़ है छोटी सी, तो ये सब कम्प्लीटली मेरे साथ हैं मेरे काम में। अगर इनका साथ नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ये मुमकिन ही नहीं था किसी भी तरह से। दास्तान गोई की जो फील्ड है मेरे लिए अनजान थी, मतलब मैं नहीं जानता था कम से कम। पता नहीं बाकी लोग कितने जानते होंगे। स्टोरी टेलिंग एक आ जाएगा, स्टोरी टेलिंग, हाँ, उर्दू में स्टोरी टेलिंग। यस। कुछ फिल्मों में मैंने सुना है कि हाँ स्टोरी टेलिंग का काम हो सकता है, तो इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, ये एक अलग तरह की बात लगती है। लेकिन आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, आप बताएंगे किस तरीके से ये डिफरेंट होता है स्टेज पे कहानी सुनाना, कुछ अलग अंदाज होते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने काफ़ी बड़े लेवल पे काम किया, आपने जावेद अख्तर के साथ स्टेज शेयर किया है, इसके अलावा आपने बड़े बड़े राइटर्स के साथ काम किया है। गुलजार साहब के ने मेरी दास्तान सुनी है, जावेद अख्तर साहब ने सुनी है, तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और उन्होंने सराहा है। सबसे अहम बात यह है कि जब उनकी तरफ से एक चीज़ आती है तो वो आपको और आगे बढ़ने का हौसला देती है। दास्तान गोई मतलब कि दास्तान बताना, इंग्लिश में कहें तो स्टोरी टेलिंग। लेकिन स्टोरी टेलिंग से कोई पैसे भी कमा सकता है या फिर उसमें करियर भी बना सकता है, ये मेरे लिए अलग बात है। हाँ, एक आध मूवीज़ में मैंने देखा है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। कोई कोर्स होता है, क्या खासियत होनी चाहिए? कहानी तो बहुत लोग सुना लेते हैं, आपने दास्तान गो के तौर पर एक अलग पहचान बनाई है। जाहिर है आप एक अच्छे मकाम पर हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं आप। अगर कोई दास्तान गो बनना चाहता है तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, और कहीं से कोई कोर्स वगैरह किया जाता है क्या? मेरी ख्वाहिश है आने वाले टाइम में हो और लोग बाकायदा इसे एक कोर्स की तरह सीखें, जैसे लोग थिएटर सीखते हैं, जैसे थिएटर में बाकायदा एक डिप्लोमा होता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में दास्तान गोई में भी लोग डिप्लोमा करें और इसको उस तरह से फॉर्मलाइज़ किया जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं है। चलिए, ये तो करियर की बात हो गई, ये तो कोर्स की बात हो गई। क्या लगता है आपको किसी शख्स के अंदर जो दास्तान गोई में जाना चाहता हो, क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए? सबसे पहले तो जी लगन होनी चाहिए, क्योंकि ये दास्तान गोई बहुत लोगों को लगता है, जब काफ़ी लोगों को लगता है भाई बहुत मेहनत की चीज़ है, काफ़ी लोगों को लगता है अरे सफ़ेद कपड़े पहनने हैं और टेक्स्ट याद करना है और स्टेज पे बैठ जाना है। बिल्कुल गलत बात है ये। मुझे हमेशा से लगता है कि दास्तान गोई जैसे क्लासिकल सिंगर्स होते हैं ना, ये पूरी तालीम होती है आपको पूरी तालीम लेनी होती है, फिर आप जाके दास्तान गोई बनते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको ख्याल आया और आपको लगा बस 2 महीने में मैं दास्तान गो बन जाऊंगा। मुझे लगता है कि वो मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको सीखना होता है, जैसे रियाज होता है ना, क्लासिकल सिंगर्स या बहुत डिसिप्लिन मैंने उनमें देखा है। हम लोगों के शोज़ हों या ना हों, हम रोज़ रियाज करते हैं। मतलब सुबह हमारा टाइम फिक्स है कि रोज़ आएंगे और मैं रियाज करूँगी, ये जाने बगैर कि कल शो है या अभी 1 महीने बाद शो है। तो ये होना चाहिए आपकी आवाज़, आपकी लगन और सब्र, पेशेंस। मतलब ये नहीं है कि बस 1 महीने में मुझे शो करना है। स्टेज पे आने में एक दास्तान गो को थोड़ा वक्त लगता है, 3 महीने 4 महीने, वो भी जब आपकी बहुत सख्त ट्रेनिंग हो रही हो उसके बाद आप करें। और सबसे ज़्यादा आपका लबो लहजा और आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ठीक होना चाहिए, क्योंकि उर्दू है, आप ज़बरदस्त नहीं बोल सकते, आपको ज़बरदस्त बोलना होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फौजिया जी, जहाँ तक मैंने दास्तान गोई के बारे में पढ़ा, ये काफ़ी पुराना फ़न है, मतलब कदीमी फ़न है, बादशाहों के ज़माने में काफ़ी अहमियत दी जाती थी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब ये खोसा गया, अब फिर से लोगों के लिए नया है और एक ऐसा फ़न जहाँ औरत नहीं थी। तो आपके जहन में कैसे इस फ़न के बारे में या फिर इस फील्ड से जुड़े फ़नकार बनने का ख़्याल आपके जहन में आया, और इंस्पिरेशन क्या थी, मतलब क्या स्टोरी क्या है उसके पीछे? असल में मेरा ताल्लुक़ पुरानी दिल्ली से है, और पुरानी दिल्ली की जो लोग पुरानी दिल्ली से वाकिफ़ हैं, वहाँ की गलियों कूचों में कहानियाँ बिखरी हुई होती हैं। वहाँ का हर आदमी क़िस्सा गो है, वहाँ की
हर आदमी दास्तान गो है। तो ये कहानियाँ सुन के मैं बड़ी हुई, मतलब हमारी नानी बैठ जाती थी और होता नहीं, क्योंकि उस ज़माने में जबकि मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ चित्रहार आता था 8 बजे, हम छोटे छोटे थे, तो घर में इतने चैनल्स नहीं थे कि होता नहीं कि आजकल तो हर आदमी के कमरे में टीवी है तो हर आदमी मसरूफ़ है, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ कहानियाँ सुनना, और हमारी नानी ख़ासतौर से सुनाती थी, हमारी अम्मा सुनाती थी उर्दू की कहानियाँ, वो सुन के मैं बड़ी होती थी। फिर जब मैं स्कूल जाती थी लोग कहते थे भाई फौजिया आज कौन सी कहानी सुनाओगी, तो मैं वो कहानी सुनाती थी। काफ़ी बार ऐसा होता था कि अरे ये पढ़ लो, ये कहानी लिखी हुई है, तो हमारी सहेलियाँ कहती थी नहीं 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 तुम सुनाओ, तुम्हारे सुनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये सफ़र मुझे नहीं मालूम था, ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से ये इश्क कहानियों से शुरू हुआ। और फिर मीर बाक़र अली जो आखिरी दास्तान गो हैं, और उनका इंतकाल पहाड़ी भोजला पे हुआ, पहाड़ी भोजला पे वो रहते थे। मेरी पैदाइश पहाड़ी भोजला की है, लोग हॉस्पिटल में पैदा होते हैं लेकिन मैं पैदा भी घर में हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है इन सब चीज़ों से, ये शायद पहले से था, और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद मुझे चुना गया ये काम करने के लिए, और वहाँ वो इंस्पिरेशन है, वहाँ की औरतें, वहाँ के लोग, ये कदीमी फ़न। हमें लगता है कि वहाँ आज भी आप किसी पुरानी औरत से मिलेंगे बहुत बातें करने के लिए, बहुत, बस हम ऑफिशियली उसको नहीं कह सकते क्योंकि वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो उस तरह से सफ़ेद कपड़े पहन के सुना नहीं रही हैं, मगर आज भी वहाँ पे जो पुराने लोग हैं वो आज भी आपको कहानियाँ सुनाते हैं, और पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं। फौजिया जी, दास्तान गोई शब्द ही लगता है कि उर्दू से रिलेटेड है, ज़बान की बात है, और उर्दू की जहाँ बात आती है लोग मुस्लिम लोगों के साथ जोड़ते हैं उर्दू को। लेकिन आपके बारे में जहाँ तक मुझे मालूम है, आपसे बात भी हुई, आप दास्तान गोई में बहुत सारे इवेंट्स को भी कवर करते हैं, जैसे दास्तान महाभारत, दास्तान राम, दास्तान राधा कृष्ण। इसके बारे में कुछ बताइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये असल में हम एज ए दास्तान गो जब हमने कंटेम्प्रेरी काम करना शुरू किया, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ तिलिस्म होशरुबा और अमीर हमज़ा की दास्तानें सुनाई जाती थी, लेकिन जब दानिश इकबाल और मैंने काम करना शुरू किया तो हमने दास्तान गांधी की, हमने दास्तान महाभारत उर्दू में की, हमने दास्तान राम उर्दू में की, हमने दास्तान राधा कृष्ण उर्दू में की, और उसका एक पूरा मकसद है, ये बेसिकली हमारा जो ये मुहिम है, और यह है कम्युनल हार्मनी की हम बात कर रहे हैं। जिस पुरानी दिल्ली में ना, मैं गंगा जमनी तहजीब में पल के बड़ी हुई हूँ। एक तरफ पहाड़ी भोजा था, तो एक तरफ बुलबुली खाना था, तो एक तरफ सीताराम बाज़ार था। हमारी दिवाली और ईद साझा होती थी, हमारे रमज़ान और नवरात्रे साझा होते थे, आज भी होते हैं। तो ये तहजीब, इस तहजीब से जब मैं पल के बड़ी हुई तो वही तहजीब मुझे अपने काम में लानी है, वही गंगा जमनी तहजीब मुझे अपने काम में लानी है। इसलिए हम दास्तान महाभारत कर रहे हैं उर्दू में। काफ़ी बार, मैं कल ही एक इवेंट में थी, लोगों ने मुझसे पूछा अरे हमें तो मालूम ही नहीं था कि उर्दू में लिखी गई है। तो और ऐसी बात नहीं है, ये बहुत नज़ीर अकबर आबादी ने कुछ शायरी लिखी है, भाई पंडित रतना सरशार ने राम के ऊपर कुछ लिखा है। तो भाई जो लोग लिटरेरी लोग हैं, जो पढ़ते हैं, उन्हें मालूम है, लेकिन एक आम आदमी को, एक लेमैन को ये बात नहीं मालूम है कि ये बात उर्दू में लिखी गई है। तो वो काम हम कर रहे हैं, और वो हमारी मुहिम है जो जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें, और इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें हम आगे और करने की कोशिश करेंगे। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना, वो अपने आप में एक बड़ी आर्ट है, किस तरह से सुनाना है, किस तरह के अल्फाज होने चाहिए, किस तरह का अंदाज़ होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा फौजिया जी कुछ और चीज़ों में भी महारत हासिल किए हुए हैं, जैसे कि अलग अलग बोलियों में, ज़ुबान में आपने स्पेशलाइजेशन कर रखा है। जैसे कि पुरानी दिल्ली के करखंदारी ज़ुबान की बात करें, या फिर धोबियों की ज़ुबान की बात करें, नाइयों की बोली, कुछ नमूना दिखाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में आप? हाँ, देखिए, जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरा मकसद किसी को कुछ सिखाना नहीं है। मुझे हमेशा से लगता था कि जब भी लोग पुरानी दिल्ली की बात करते हैं, हाँ आर्या है, जारिया है, आर्या है, जारिया है, पुरानी दिल्ली नहीं है। वहाँ पे जो एक डायलेक्ट्स हैं जो हमारी जनरेशन खास तौर से भूल रही है, लोगों को पता ही नहीं वो करखंदार कैसे बोलते थे। तो आज जैसे मैं हमेशा बोलती थी, मैरिज ब्यूरोज होते हैं, उस ज़माने में तो नहीं थे, तो उस ज़माने में जो नाई की जो बीवी होती थी, नाइन, और हम उन्हें बोलते थे नाइन बहू, एक रिस्पेक्टेबल औरत थी वो। नाइन बहू आई हैं, तो नाइन बहू जब घर में आती थी तो वो बेसिकली रिश्ते कराती थी, और उसमें वो जो ज़बान का जो चटखारा है ना, वो जो मुहावरे हैं, चाहे वो बेगमाती ज़बान है, चाहे वो आपकी करखंदारी ज़बान है, वो ज़बान का जो चटखारा है, वो मैं समझती हूँ कि आज की नई जनरेशन को जानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही सीखना चाहिए, मगर मैं समझती हूँ कि उससे उन्हें बावर कराना मेरा काम है, और वो काम मैं कर रही हूँ। आप अपना काम बखूबी कर रहे हो, मुझे लगता है ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप थिएटर की बात करें तो किसी कैरेक्टर में है उसका अलग अंदाज़ बोलने का होता है, या कोई अलग जगह से बिलोंग करता है तो उसका अलग अंदाज़ बोलने का होता है। तो मुझे लगता है वो ज़रूरी भी है। आपको दिखाते हैं फौजिया जी के अलग अलग अंदाज। विद्वान लोग
बताते हैं कि जब ऋषि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का मंसूबा बनाया तो श्री ब्रह्मा जी बनफ़्से नफीस जाहिर हुए। दर्शन देते ही फरमाया कि गणेश जी का ध्यान करो, सब मतलब सिद्ध हो जाएगा। चुनांचे ऋषि वेदव्यास ने अकीदत बातनी और जज्बात कल्बी से काम लिया तो गणेश जी नमूदार हुए। फूल चंदन वगैरह से चरणों की पूजा की गई। बाद इस एहतराम के ऋषि वेदव्यास अर्ज गुजार हुए कि हे बुद्धि विनायक, आप सा आलिम, दानिश्वर और असरारे रूहानी और जहानी को जानने वाला कायनात में दूसरा नहीं। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। दास्तान गोई के ऊपर बहुत सारी बातें करी, आपने बताया बड़ी अलग तरीके से आपने इस करियर में शुरुआत की, बड़ी मुश्किलात सामने आई और भी कई इंटरेस्टिंग बातें आपसे पता लगी। लेकिन एक सवाल आपसे आखिरी, आपने जो सपना देखा था, जो ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर आपके हिसाब से हो पाई है? नहीं जी बिल्कुल, जो मैंने ख्वाब देखा था उसकी ताबीर की शुरुआत हो गई है। लेकिन और ये जो आपका प्रोग्राम है ख्वाब हमारे और ताबीर भी हमारी, तो ख्वाब भी हमारे होने चाहिए और हकीकत में ताबीर भी सिर्फ़ और सिर्फ हमारी होनी चाहिए। ख्वाब भी आपके, ताबीर भी आपकी और ये इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी एक दिन आपकी होगी। लेकिन एक सवाल आपसे कि आपने इतना कुछ लाइफ में किया है, जाहिर सी बात है आपका अपना तजुर्बा होगा ज़िंदगी को लेकर। ख़वातीन से या फिर उन लड़कियों से जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, मजबूरियाँ भी हैं या जो रास्ता है उन्हें नज़र आ रहा है थोड़ा मुश्किल है, उनको कोई मैसेज देना? मैं हमेशा एक शेर कहती हूँ और वो सब लड़कियों के लिए है और उस शेर में बहुत बड़ा मैसेज है। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। नूर निकल रहा है और सबको नज़र आ रहा है। और फौजिया जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारी इस ख़ास पेशकश ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फौजिया जी एक ज़िंदा मिसाल हैं उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ठान लें तो एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो इरादा पक्का हो, आपने कुछ सोच रखा है, रास्ता देखें और उस रास्ते पर निकल पड़ें। हाँ, मुश्किलें आएंगी, हो सकता है तकलीफ़ें आएंगी, बहुत सारे लोग शायद मना भी करेंगे और बहुत सारे लोग आपके ख़िलाफ़ भी बोलेंगे, लेकिन रुकना नहीं है। एक दिन कामयाबी आपके पैर छुएगी और इस तरह के मिसाल बहुत हैं दुनिया के अंदर। और इसी तरह आपको इंस्पायर करने के लिए और भी स्टोरीज़ आपके सामने, या कहें कि और इस तरह की ख़वातीन से आपको मिलवाते रहेंगे, उनकी ज़िंदगी, उनका सफ़र आपके सामने लाते रहेंगे। अभी इजाज़त दीजिए हमारी इस ख़ास पेशकश में ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी।